एथेनॉल फॉर्मूला के साथ साथ चीनी की एमएसपी भी बढ़ानी चाहिए। आइए सुनते हैं। मनीषा जी, जैसे आपको मालूम है कि इस साल के शुगर सीजन के अंत तक लगभग हमारे पास 90 लाख टन का स्टॉक होगा और 55 लाख टन जो एक सेफ्टी नेट सरकार रखती है, अगर वो हटा दें तब भी हमारे पास लगभग 35 लाख टन का स्टॉक होगा एक्स्ट्रा सरप्लस। और अगले साल का जो 2 महीने पहले कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि अगले साल का प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, बट क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश महाराष्ट्र और कर्नाटका में हो रही है और अभी जो यूपी में भी बारिश का अच्छा मॉनसून ने कवर कर लिया है, तो इस साल का प्रोडक्शन जो 24-25 का प्रोडक्शन जो है पहले की उम्मीद से काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार जो हमारी रिक्वेस्ट रही है लगभग 2 मिलियन टन 20 लाख टन के आसपास अगर एक्सपोर्ट दे देती है, तो उससे इथेनॉल प्रोग्राम भी उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा इथेनॉल प्रोग्राम भी अच्छा चलेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 285 लाख टन या 290 लाख टन वो भी सरप्राइज कर जाएगा। तो और इससे मिलों को जो पिछले, क्योंकि दिसंबर में जो एक सरकार ने पॉलिसी ली थी जिसमें जूस और बी हेवी से इथेनॉल बनाने को रेस्ट्रिक्शन किया गया था, तो उससे जो इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है, आई थिंक वो भी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। तो हमारी उम्मीद अभी भी सरकार से यही है कि एक्सपोर्ट को फिर से रिकंसिडर करें। और क्या क्वांटिटी आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लगभग 2 मिलियन टन के आसपास की एक्सपोर्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दीपक जी, ऑफ कोर्स ये आपका इट्स योर जॉब कि आप उसको पुश करें क्योंकि सरप्लस है, लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या है? क्या ये पास होता हुआ नजर आएगा? मनीषा जी, ये तो अब सरकार के ऊपर है। जैसे मैंने बोला, उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जी। तो 285 लाख टन जो इस साल का है। उसके बाद इथेनॉल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री ने काफी इन्वेस्टमेंट दीपक जी, आई गेट योर पॉइंट, वो सब आपने हमें बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें तो पूरी उम्मीद है। अब आगे देखते हैं क्या होता है मनीषा जी। ओके, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री को आपको लगता है कि अगर ये किया भी जाता है तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, जो एटलीस्ट एक्सपोर्ट मार्केट काफी बेटर है, तो उससे एटलीस्ट ये हमारी लिक्विडिटी कैश फ्लो इजी होगा। और अभी अगले साल का भी एफआरपी अनाउंस हो गया है और हमें, आपको मालूम है, 15 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट आ जाएगा तो एक लिक्विडिटी आ जाएगी, कैश फ्लो बेटर हो जाएगा, तो एक इंडस्ट्री को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी दीपक जी, क्या आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के लिए तो आप लोग पुश कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ है वो शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर है, उस पर कोई सेंस बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, आपको पता है लास्ट जब एमएसपी डिक्लेयर हुई थी लगभग 2019 में हुई थी, जब एफआरपी का लेवल कम था, उसके बाद एफआरपी बढ़ के अब 340 हो गई है, लेकिन अभी भी एमएसपी वहीं पे है। तो और हमने इस्मा ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है सरकार को कि भाई शुगर का क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो एफआरपी के साथ एमएसपी का एक फॉर्मूला बना दिया जाए कि जब भी एफआरपी अनाउंस हो तो उसके हिसाब से एमएसपी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ता है और इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है, तो उस हिसाब से एमएसपी भी डिक्लेयर होनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि सरकार हमको सुनेगी और कुछ न कुछ करेगी इस बारे में। ऑलराइट, हम भी यही आशा करते हैं। और फाइनल सवाल है दीपक, आप क्या देखते हैं बजट में शुगर इथेनॉल एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर आता हुआ? अगर आपकी कोई टॉप 3 पिक्स हों जो आपको लगता है ऑन प्रायोरिटी है, इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशन है आएंगी तो काफ़ी मदद होगी, वो क्या है? जैसे कि अभी हमें इथेनॉल के कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है या हाइब्रिड ईवीज हैं, तो जैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसका जीएसटी काफ़ी कम रखा है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर जीएसटी लगभग 28% है। तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जीएसटी दर लगभग 5% कर दिया जाए और इसको फेम स्कीम में, क्योंकि उसका जब तक हम अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप गाड़ी की नीचे नहीं करेंगे तब तक इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में नहीं होगी। तो एक तो जीएसटी जो है फ्लेक्सी और हाइब्रिड के ऊपर 5% कर दें और इसको फेम 2 जैसा इंसेंटिव स्कीम ले आए कि ई100 व्हीकल भी ओईएम्स लॉन्च करें और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी मोटिवेट करें कि भाई वो इसको खरीदे, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन एमिशन
काफी कम होता है। जी। दूसरा जो E100 है, अभी कई सारे E100 पेट्रोल फ्यूल पंप लॉन्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी E100 का लगभग कॉस्ट अगर लॉन्च होता है तो सेम होगा, और उसके ऊपर जो जीएसटी है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी आप 18 से 5% कर दें, ताकि और एक डिफरेंशियल प्राइस कर दें। Okay. तो अगर आज पेट्रोल लगभग 90 रुपए या 95 रुपए का है, तो एक E100 की जो है प्राइसिंग कम होनी चाहिए कि उसके अंदर इट विल मोटिवेट अगेन द कस्टमर। ठीक है। और एक सबसे बड़ा प्रपोजल हमने जो सरकार को दिया है कि आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम लगभग लास्ट टाइम हमने 340 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया, तो काफी हद तक हम वेदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जी। और महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई ऐसे एरियाज हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं। तो हम उसमें क्या किया जा सकता है, हम क्या ईल्ड आज हमारी जो है लगभग 76 टन पर हेक्टेयर है, उसको हमें लगभग 85 टन तक ले जाना है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सरकार की कई सारी स्कीम्स है। तो हमने एक स्कीम प्रपोज की है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन शुगर केन, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जैसे पर ड्रॉप पर क्रॉप स्कीम है, या वाटरशेड डेवलपमेंट है, या क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है, तो ऐसी कई स्कीम्स को शुगर केन इंडस्ट्री के लिए आप एलोकेट करें। और लगभग हमने 38,000 करोड़ की एलोकेशन 5 साल के लिए मांगी है, और इससे डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, हमको शुगर केन, हमें गन्ना ज्यादा मिलेगा और शुगर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इस बजट में इसको एड्रेस किया जाए। ऑलराइट, तो वो लंबी लिस्ट है कि चीनी एज एन इंडस्ट्री क्या चाहती है शुगर एंड एथनॉल के बेसिस पर। यहाँ पर इस बार वित्त मंत्री से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की करेंगे। बोलास एग्रो के डायरेक्टर राहुल कामत बोला से हमने बात की, और वो चाहते हैं कि जहाँ तक ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की बात है, इसे ऑर्गेनाइज बनाया जाए, और जो ये 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है वॉलनट्स के इम्पोर्ट पे, उसे भी कम किया जाए। आइए सुनते हैं बाकी की डिटेल्स। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस बहुत ईगरली वेट कर रहा है बजट का, एंड हम होप करते हैं कि कुछ नया आ जाए। स्पेशली आपको पता है कि अखरोट जो है वो बहुत हेल्दी ड्राई फ्रूट है, और आज हम उसको 100% ड्यूटी दे रहे हैं। तो सरकार से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि उसको रीजनेबल लेवल पे लेके आए, एंड एडवोलरम से जाके पर केजी बेसिस पे ड्यूटी लेके आए। ऑल्सो हम ड्राई फ्रूट सेक्टर में देयर आर मेनी सेक्टर्स लाइक काजू एंड रेजिन, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है। हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि उसको थोड़ा ज्यादा मदद दिया जाए। जैसे सरकार बहुत पैसा खर्च करती है एमएन नरेगा और इस टाइप का योजना में, जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ जाए, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट गिविंग इंडस्ट्रीज लाइक कैशू इंडस्ट्री इज सफरिंग, बिकॉज हमको एम्प्लॉयमेंट का जो कॉस्ट है वो ना वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिकवर। जो हमारा कॉम्पिटिशन है जो मैकेनाइज हो चुका है, इसीलिए कुछ हम सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। साथ ही साथ जैसे आपने कहा रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर इंपोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक और सेक्टर है राहुल जी, जहाँ पर पीएलआई स्कीम नहीं है, जहाँ पर जो यूजुअल एग्री सेक्टर्स वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में जो स्कीम्स हैं वो अभी तक हमने ड्राई फ्रूट्स में आते हुए नहीं देखी। तो अगर यहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से आप कुछ वित्त मंत्री से चाहते हैं तो वो क्या होगा? हमने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में पीएलआई स्कीम लेके आए, एंड एट द सेम टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत कुछ बोला है। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट ओनली अप्लाई टू ड्राई फ्रूट, सब इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। अभी पहले टीसीएस था, उसके बाद टीडीएस आ गया, अभी टीडीएस और टीसीएस दोनों है गुड्स एंड सर्विसेज में। दिस इज रियली क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंप्लायंस प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज। इस तरह का बहुत हमने लिस्ट आउट करके सरकार को पूछा है कि आप प्लीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए एंड कंप्लायंस कम कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हम एमएसएमईज है, और हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि हम इतना कंप्लायंस बढ़ा कर सके। एंड एट द सेम टाइम हमने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया कि देयर आर मेनी एफटीए जो सरकार ने किया है, स्पेशली वियतनाम एंड आसियान से, वो सब थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्रीज में। वो भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ से हमने रिक्वेस्ट किया कि मिसयूज हम रोक सके।
ऑलराइट, तो वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर डिमांड्स हैं, सजेशंस हैं वित्त मंत्री को कि इन सेक्टर्स में यहाँ पर क्या चाहिए। हमने आपको बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, एग्री एज ओवरऑल सेक्टर, कमोडिटी डेरिवेटिव्स को क्या चाहिए, शुगर और एथनॉल इंडस्ट्री यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और ऑफकोर्स ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ से वित्त मंत्री से क्या चाहती है। तो वो कुछ एक उनकी डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि वित्त मंत्री उन्हें ज़रूर देखें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ PLIs इंट्रोड्यूस किए जाएँ, सब्सिडीज़ दी जाएँ, स्कीम्स दी जाएँ, ताकि ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आगे जाके फल फूल सकें। और मेजर बात यही है कि अगले 5 साल तक इन स्कीम्स को रखा जाए ताकि एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर बनता हुआ नजर आए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC। इसके अंदर पेनल्टी और जुर्माने भी बढ़ने चाहिए ताकि ये नकली बीज का जो प्रकरण है वो कंट्रोल में आ सके। लंबे समय से नकली बीजों पे खबरें आती है, लंबे समय से नकली बीजों पे किसान बात करता है, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। जब तक इस पर ठोस दीर्घकालीन वो नहीं बनेगी, नीति नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 5वीं बात है, अभी अपने पास भारत में 31% सिंचित भूमि है, तो इस सिंचित भूमि को बढ़ाने के लिए और सिंचाई योजनाओं को लाने के लिए, जैसे नदी जल जोड़ो योजना है या नदियों से और ज्यादा नहरें खींचने की जो बात है, उसकी तरफ ज्यादा लागत ध्यान देना पड़ेगा। किसान को यदि समय पे पानी मिल जाए तो वो कर्जदार नहीं बनेगा, अच्छी खेती हो पाएगी। मनीषा जी, इसमें एक नई डिमांड के रूप में मैं ये भी कह सकता हूं, हमने ये कहा भी है कि जो मसाले भारत निर्यात करता है उन मसालों के आयात पे रोक लगनी चाहिए। जैसे जीरा कभी आयात हो जाता है चाइना से, जैसे धनिया कभी बुल्गारिया से, रसिया से आयात हो जाता है, तो मसालों के आयात पे यदि रोक लगेगी तो यहाँ के किसान को अच्छा पैसा मिलेगा और भारत से निर्यात को भी बराबर बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पिछले दिनों में तेजी मंदी का कांड बनी है, वो मनीषा जी वायदा बाजार को लेकर ही बनी है कि वायदा बाजार के अंदर एसेंशियल कमोडिटी का बार बार हटना और आना, इस पे एक निश्चित घोषणा वित्त मंत्री को करनी पड़ेगी। मनीषा जी, जहां नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उसको टैक्स में 5 साल के लिए छूट दी जाती है, उसी तरह पुरानी जो इंडस्ट्री जो बेकार हो रही है, जो किसी कारणों से बंद हो रही है या जिनका चलन नहीं हो रहा है, उनको वापस खड़ी करने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी या कोई ऐसा प्रोग्राम देना चाहिए ताकि नई इंडस्ट्री खड़ी होके आ सके। वैसे निर्मला सीतारमण से बहुत सारी उम्मीदें हैं जी हाँ। और क्योंकि इस बार सरकार भी संकट से बन पाई है, यानी बहुत कम मार्जिन से जीत के आए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी योजनाएं लागू होगी जो अगले 5 साल तक कायम रहकर कुछ मजबूती प्रदान करेगी। फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उनको देखते हुए भी उन क्षेत्रों के लिए कुछ लोकप्रिय घोषणाएं मनीषा जी हो सकती है, तो वो एक क्षेत्रवार की बात होगी। पूरे भारत के नजरिए से हम एग्री कमोडिटी के लिए या खेती के लिए देखें तो मूल बात वही है जो मैंने कही है। ऑलराइट, तो सीड क्वालिटी, इरिगेशन, फार्म इंश्योरेंस, लैंड कन्वर्जन, काफ़ी लंबी लिस्ट है और जैसे पुखराज जी कह रहे थे लंबी लिस्ट अभी और भी यहाँ पर बाकी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा वो था कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेकर, और हमने अजय केडिया से भी इसके बारे में बात करी और वो भी उन्होंने भी कहा कि जो ये बैन है 7 एग्री वायदा पर, इसको दोबारा शुरू होने की उम्मीद उन्होंने भी जताई। साथ ही वो कौन सी और 4-5 मांगे हैं जिन्होंने वही बोली थी, आप आइए सुनते हैं। एग्री मार्केट है बहुत बड़ा और है बहुत छोटा भी, क्योंकि लिमिटेड चीजें जैसे सीटीटी डेफिनेटली आज मोटा मोटी 10 साल हो गए हैं, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं जब हम बड़े कॉर्पोरेट से बात करते हैं हेजिंग के लिए, तो वो इंटरनेशनल मार्केट को प्रेफर इसलिए करते हैं कि कॉस्टिंग काफी वहां पे कम है। तो मुझे लगता है इसको रिव्यू करना चाहिए। सेकेंडली, 10 सालों में कमोडिटी के भाव ही इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो कॉस्टिंग आज से 10 साल पहले हुआ करती थी उससे ज्यादा एलोबरेट होकर बढ़ रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे ऑप्शंस ऑन गुड्स थे पहले, अब ऑप्शन ऑन फ्यूचर आ चुके हैं, तो अभी भी मुझे लगता है फार्मर्स को और थोड़ा पुश करने की जरूरत है। जहां पे हम एमएसपी की बातें कर रहे हैं, फार्मर को एक अश्योरिटी की बातें कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम इस दायरे में लेके आए कि फ्यूचर पे पुट लेके वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। आईजीएसटी को लेकर, जीएसटी को लेकर भी कुछ कर रहे हैं, बट मुझे लगता है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सीटीटी और जो पार्टिसिपेशन एफपीओ का है,
एक्सचेंज के ऊपर, या कॉर्पोरेट्स को भी अगर अपना प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना है तो दे कैन यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट या एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे उसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट जरूरी है, और होप कि इस बजट में अगर एग्रीकल्चर में ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो कंसर्न्स है पिछले 2 सालों में काफी बढ़ा है, तो मुझे लगता है इस बार कुछ नया सुनने मिल सकता है इस बार बजट के अंदर। और जहां तक दायरा बढ़ाने की बात है जो, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी बाजार को इंतजार यही है, जैसे कि आपने कहा कि 10 साल से हम सीटीडी के साथ तो अटके ही हैं, लेकिन इतने समय में इवन एज सेबी ने और सरकार ने यहां पर नए पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स अभी भी मिसिंग हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं काफी ना फाइनेंशियल प्लेयर के साथ जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नए एसेट्स क्लास की बात होती है, बट कमोडिटी एज एसेट क्लास अभी तक देखा नहीं गया। नो डाउट पिछले 2-3 सालों में हमने देखा बुलियन एक एसेट क्लास में ऐड हुआ है, बट एग्री में अभी तक कोई सोच ही नहीं सकता कि हम इन्वेस्ट करें, जबकि आज जब हम इन्फ्लेशन की बात करें तो एग्री इन्फ्लेशन ही बढ़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और कोई नए प्रोडक्ट या और चीजें ऐड होनी चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल प्लेयर है वो एग्री कमोडिटी के अंदर या बाकी कमोडिटीज के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक लगेगा। जैसे कमर्शियल बैंक से आज हम देख रहे हैं एग्री फाइनेंस पे बात हो रही है, बट उसको हैश करने के लिए हम प्लेटफॉर्म्स नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एफपीओज हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, एफपीआईज हो गए, ये सबका पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो लिक्विडिटी भी मिलेगा, प्राइस ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगा, और मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो एक विन विन सिचुएशन रहेगा सभी के लिए और इजी प्राइस डिस्कवरी होते हुए दिखाई देगी।